इस इन्वेस्टिगेशन का आगाज इस सवाल से हुआ था कि 70 साल के अरसे से इस जमीन पर यूएफओस क्यों आ रहे हैं, लेकिन अब इस इन्वेस्टिगेशन का रुख इस सवाल पर मुड़ गया है कि यूएफओस को कहाँ ढूंढा जाए। ये सवाल इनको चैनल आइलैंड्स और गल्फ ऑफ मेक्सिको के पानियों पर ले गया। रोरी और जॉर्ज अपने अपने मिशन से वापस आ गए और अब ये बैठ के इस सारे डाटा को डिस्कस करेंगे जो इनको मिला था। रोरी ने अपना डाटा दिखाते हुए बताया कि उसको साइड स्कैन सोनार पर कुछ चीजें नजर आई हैं। वो एक सैंडी प्लेन के बीच में है, वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए था, या अगर हो तो वो जरूर किसी ने आर्टिफिशियली वहाँ पर रखा होगा। यहाँ इसको सोनार रीडिंग में एक प्लेन मिला था, पानी की गहराई में एक जहाज जैसी कोई बहुत बड़ी चीज। ये ऑब्जेक्ट 100 फीट लंबा और 30 से 40 फीट चौड़ा था। इसके बाद जब इसने मजीद कुछ देखने की कोशिश की तो समुद्र के ऊपर इसको कुछ दिखा। तुम अपनी स्क्रीन पर वो फुटेज देख सकते हो। ये ऑर्ब जो पानी के ऊपर है आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर से भी चमकता रहा। ये क्या था? ये ऑर्ब इनसे तकरीबन 200 गज के फासले से लेकर 1 सेकंड में भी कम वक्त में 5 मील दूर चला गया, रैपिड स्पीड में। लोग इस इलाके में लंबे अरसे से आसमान में चीजें उतरती हुई, पानी से बाहर आती हुई, वापस पानी में घुसते हुए देखते आ रहे हैं। बहुत से यहाँ पे मुकामी कबाइल की जुबानी रवायतों में इन हवाई चीजों का बहुत जिक्र है, जिन्हें अक्सर उन्हें देवताओं से मंसूब किया जाता है। चुमश और सलीनन इन कबाइल की रवायतों में ऐसी रोशनियों का जिक्र है जो समझ से बाहर है। कबाइल के पास जुबानी और लिखी हुई दोनों किस्म की तारीखी रवायतें हैं जिनमें साइटिंग्स का जिक्र है। जो वीडियोस इनके पास हैं उनको इनसाइडर्स के साथ शेयर करने से ये हो सकता है कि और ज्यादा ऐसी वीडियोस को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया जाए। कम से कम ये तो समझ में आए ना कि नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे समुद्रों में कर क्या रही है। ये वीडियो जॉर्ज ने वर्नीस आर्मर को भेजी। वर्नीस फ्लाइंग गर्ल आर्मर एक साबिक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्प्स अफसर है जो मरीन कोर्प्स अमेरिका की पहली ब्लैक खातून कॉम्बैट पायलट बनी। इसने वीडियो देखी और कहा कि ये क्या हो सकता है। इसने सोचते हुए कहा कि मैं आवाज और ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट के मूवमेंट से इसको कंपेयर करूंगी। इंजन से निकलती हुई कंबस्टन जैसी आग या किसी किस्म का फ्यूल, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हम इसे ड्रोन समझें तो मैंने ड्रोन्स को क्रैश और बर्न होते हुए देखा है। ड्रोन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब वो पानी से जाके टकराते हैं तो पानी जमीन जितना ही सख्त लगता है। अगर ये चीज पानी में गई, क्योंकि रिफ्लेक्शन देखने में आता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा ड्रोन अपने प्रोपेलर के साथ ऐसा कर सकता है। या तो ये हवा में उड़ा है या ये सबमर्जिबल है, और ऐसा कोई ड्रोन मुझे नहीं पता जो दोनों कर सकता हो। वर्नीस ने अपने पायलट नेटवर्क में ये बात की और पूछा कि क्या कभी किसी और ने ऐसा कुछ देखा है। 2 पायलट्स ने वर्नीस से मिलने की ख्वाहिश की। ये अपने साथ वीडियो लेके आए थे जो इन्होंने देखा था, और जो इन्होंने देखा वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बताया कि हम पैसिफिक के ऊपर से वेस्ट की तरफ जा रहे थे और हमने नॉर्थ की तरफ देखा तो कुछ लाइट्स नजर आने लगी। वो इंटेंसिटी में बढ़ती थी, फिर धुंधली हो जाती थी। एक ऑब्जेक्ट था जो 2 में स्प्लिट हो गया। यहाँ देखा जा सकता था कि बड़े और रोशन लाइट सोर्स में कुछ चीजें निकल रही हैं। ये हर तरफ अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी, जैसे कि कई किस्म के प्रॉब्स हों। ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जो बिल्कुल समझ से बाहर थी। जब वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखा जाए तो फ्लाइट पाथ में और ज्यादा इरेगुलरिटीज नजर आती हैं। 8 मार्च 2004 को पेंटागन ने UAPs अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना के बारे में 60 पेजेस की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिलीज की। इस रिपोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा है कि किसी भी एलियन का हमारी दुनिया पर आने का कोई सबूत नहीं मिलता। पिछले साल पेंटागन ने RO ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस का आगाज किया था, जो हर तरह के UAPs की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाया गया था। RO का काम था पिछले 75 सालों में UFOs पर होने वाली तमाम US गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तैयार करना। लेकिन पेंटागन का ऑफिशियल बयान क्या था? कोई डेड एलियन बॉडीज नहीं है, कोई क्रैश्ड एलियन क्राफ्ट्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट कवर अप नहीं है। सबसे जरूरी बात, उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिला जो ये साबित करे कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट या इंडस्ट्री के पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। उन्होंने 18 महीने लगाए दूसरे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू इकट्ठा की गई बाकी अमाउंट में मालूमात को रिव्यू करते हुए, और उसका उन्होंने ये नतीजा निकाला कि चलो भाई आगे बढ़ो, यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जॉर्ज, जिसकी जिंदगी ही एलियंस और यूएफओस के पीछे खपती गुजरी है, ये रिपोर्ट पढ़कर उसको शदीद गुस्सा आया। जॉर्ज कहते हैं कि मैंने गवर्नमेंट फाइल्स पढ़ी हैं, मेरे पास उस मटेरियल की तमाम कॉपीज हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये RO रिपोर्ट एक व्हाइट वॉश है। इसने क्रिस्टोफर मेलन से राब्ता किया, वो अंदर का बंदा है और इस मामले में उसकी भी उतनी ही दिलचस्पी है जितनी जॉर्ज की। जॉर्ज ने इससे शॉकिंगली कहा कि शुरू में हम सबको उम्मीद थी कि मीडिया और कांग्रेस की तवज्जो से हम आखिरकार कुछ अनफोल्ड कर पाएंगे, कुछ राज खुलेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा होगा।
क्रिस्टोफर ने कहा कि रिपोर्ट गलतियों, रेफरेंसेस और झूठे दावे से भरी हुई है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी में जो काम करने के और सबूतों को समझने के स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें फंडामेंटली बदल दिया गया है। और हम किसी चीज को अनआइडेंटिफाइड या अनएक्सप्लेन्ड नहीं कहेंगे, बस ये कह देंगे कि इनसफिशिएंट डाटा है। जॉर्ज ने पूछा कि क्या आप समझते हैं कि यूएपीज हमारी कौमी सिक्योरिटी के लिए पोटेंशियल खतरा है? क्रिस ने कहा कि बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी हमने देखी है वो हमारी किसी भी चीज से कई गुना सुपीरियर थी। जो करना चाहे वो कर सकती है और फिर चली जाती है, और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और अफसोस की बात यह है कि मीडिया ने कंक्लूजन्स को बस हल्के में लिया। जो चीज आरओ रिपोर्ट के बारे में सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि कांग्रेस को सवाल उठाने से डिस्करेज करेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस कहानी का पीछा करने से डिस्करेज करेगी, एकेडमिक्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करने से डिस्करेज करेगी। लेकिन इसमें एक सबक है जो हम सीख रहे हैं। हम पेंटागन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो यूएफओ इश्यूज पर कभी बात करेंगे और जो कुछ वो जानते हैं वो बताएंगे। अगर वो इस टॉपिक को डिस्क्रेडिट करने के लिए इतनी दूर तक जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमें खुद ये काम करना होगा। जॉर्ज ने सोचा कि पहला काम जो मैं आरओ के खिलाफ काउंटर रिपोर्ट बनाते हुए वो ये करूंगा कि उन विटनेसेस को ढूंढूंगा जो कि आरओ के सामने गवाही दे के इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं, और फिर ये वेरीफाई करने के क्या उन्होंने ये कहानी ऑफिशियल्स के साथ शेयर की थी, और फिर ये मेक श्योर करेगा कि उनकी मुकम्मल बात सुनी जाए। ये विटनेसेस जो कुछ जानते थे इन्होंने वो सब आरओ के सामने ईमानदारी के साथ रखा है और यकीन रखा कि आरओ इस इंफॉर्मेशन को ईमानदारी से ट्रीट करेगा और असल में इन्वेस्टिगेट करेगा, जो कि आरओ ने नहीं किया। एक शख्स जिसे जॉर्ज ने कई बार बात की, उसका नाम माइकल हरेरा है। माइकल हरेरा ने आरओ के सामने गवाही दी हुई है, बल्कि वो ये भी दावा करता है कि उसका ताल्लुक ऐसे लोगों के साथ है जो इस बात का ठोस सबूत दे सकते हैं कि यूएफओस के रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वाकई मौजूद हैं। जॉर्ज को यकीन है कि यूएस गवर्नमेंट के कुछ अनासर और मिलिट्री के विटनेसेस को जोर जबरदस्ती और धमकियां देकर डरा दिया गया। ये बात इसको खुद 1989 में महसूस हुई थी जब जॉर्ज के अपने साथ ही सब कुछ हुआ था। जब जॉर्ज ने एरिया 51 के इन अजीब कहानियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो इसने एक रिक्वेस्ट की थी पब्लिक से कि देखिए, मुझे पता है कि इस एरिया के लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस डेजर्ट में चलने वाले सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे राब्ता करें। और बहुत लोगों ने जॉर्ज से राब्ता किया, लेकिन उनमें से 6 लोग एक के बाद एक जिनसे जॉर्ज ने अपने फोन पर बात की थी, उन्हें गवर्नमेंट के एजेंट्स ने विजिट किया और कहा कि वो चुप हो जाएं, और उनमें से कुछ लोगों को धमकियां भी दी गई। माइकल हरेरा को भी धमकाया गया, लेकिन उसने फैसला किया कि उसकी कहानी इतनी सॉलिड है कि वो चुप नहीं रह सकता। जॉर्ज की कोशिश है कि वो माइकल के इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में क्लेम्स को वेरीफाई करे। अगर ये क्लेम सबूतों के साथ साबित हो गए तो ये आरओ रिपोर्ट के पीछे छुपी हकीकत को एक्सपोज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। माइकल हरेरा आम बंदा नहीं है, ये यूएस मेरीन में काम कर चुका है। इसने जॉर्ज से मुलाकात की और बताना शुरू किया कि इसने आरओ को बयान दिया था, लेकिन उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, उन्होंने गलत मालूमात फैलाई। इसकी कहानी ये है कि इंडोनेशिया के जंगल में गया था और जो इसने देखा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 2009 में इसको एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए टास्क दिया गया था जो सुमात्रा के वेस्टर्न हिस्सों में ज़लज़ले के बाद था। ये कहता है कि हम एक पहाड़ी के ऊपर पोजीशन थे। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मुड़े तो हमने कुछ वहाँ यूएफओस देखे। हमने कुछ रोटेट होते हुए और रंग बदलते हुए देखा, लाइट मैट ग्रे से डार्क मैट ब्लैक, और वो उसकी एस्टिमेशन के मुताबिक 300 फीट बड़ा था। 300 फीट। उस चीज के ऊपर का हिस्सा पिरामिड जैसी शेप का था। जब हम स्लोप से नीचे उतरे तो एक खुले इलाके में पहुंच गए जहाँ से हम इस चीज को पूरी तरह देख सकते थे। उस चीज में एक अजीब सी बात ये थी कि वहाँ वो हवर कर रही थी और क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ किसी पत्थर के टुकड़े की तरह सेट है, बस घूम रही थी। इसकी एक हल्की सी आवाज थी, हाई पिच नहीं थी मगर ट्रांसफॉर्मर या गिटार एमपी की तरह एक हमिंग आवाज थी। ये एक कॉन्स्टेंट नॉइज थी। उस रात मेरा कैमरा रैक पर था, उसमें बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन किसी ने उसका मेमोरी कार्ड और बैटरी निकाल ली थी। किसी ने अंदर आके ये सब चुरा लिया था। मुझे नहीं पता कि वो किसने चुराया था और वो फुटेज अब कहाँ है। हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की। जो कुछ हमने देखा वो डिस्टर्बिंग था। मैं सेनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस को भी गवाही दे चुका हूँ। वो मुझ पर यकीन करते हैं, वो समझते हैं कि मैं क्रेडिबल हूँ, और मैंने उन लोगों के नाम भी बताए जो मेरे साथ थे। मेरे पास सबूत है और मैं जानता हूँ ये सब चाहते हैं कि सबूत जल्दी से सामने आ जाए। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी सब रिवील हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से एविडेंस सामने आने में टाइम लग रहा है। पर मैं ये बता दूं कि कुछ महीनों में बहुत कुछ रिवील होगा। फैक्चुअल एविडेंस सामने आएंगे जिसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये सब सुनकर जॉर्ज परेशान हो गया क्योंकि आरओ रिपोर्ट के अगेंस्ट जाने के लिए उसको फॉरन हार्ड एविडेंसेस की जरूरत थी। लेकिन माइकल कह रहा था कि जो सबूत उसके पास है वो लाने में कुछ महीने लगेंगे। जॉर्ज के पास कुछ महीने नहीं थे।
उसको फौरन सब कुछ चाहिए था ताकि आरओ के अगेंस्ट कांग्रेस पे जा सके। जॉर्ज का अगला स्टेप आरओ रिपोर्ट का बेहतरीन जवाब देने के लिए यही था कि वो नॉन ह्यूमन कॉन्टेक्ट का टेंजिबल फिजिकल प्रूफ सामने ले आए, वो प्रूफ जो आसानी से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस वक्त बहुत से लोग थक चुके हैं, वो इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि जहां अब वो सीधा सीधा कहते हैं कि मुझे दिखा दो फ्लाइंग सॉर्सर, दिखा दो मुझे यूएफओ, दिखा दो मुझे मरे हुए एलियंस की बॉडीज दिखा दो। जब तक वो हम नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं मानेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट खुद से बोले कि ये लो फ्लाइंग सॉर्सर सब देख लो। वो कभी भी खुद को रिवील नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आप इस मालूमात को ढूंढकर हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स ये कहते हैं कि क्रैश रिट्रीवल्स और क्रैश रिट्रीवल मटेरियल काफी अहम है। हम अननोन क्राफ्ट की बात कर रहे हैं जो कि मुमकिन है नॉन ह्यूमन क्राफ्ट हो, जो क्रैश होते हैं और क्रैश साइट पर डबरी या दूसरे मटेरियल्स छोड़ देते हैं। इस बात के लिए बहुत सारी एविडेंसेस मौजूद हैं कि क्रैश रिट्रीवल्स हकीकत हैं। एक प्रोग्राम था जिसका नाम ब्लू फ्लाई था और दूसरा मून डस्ट था। ये मिलिट्री यूनिट्स का काम था कि कुछ भी आसमान से गिरता है तो उसे ले जाओ। हो सकता है सैटेलाइट्स हो, लेकिन कुछ चीजें काफी एग्जॉटिक थी, बहुत ज्यादा एग्जॉटिक, जो इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट से भी ज्यादा थी। अगर ये गवर्नमेंट के पास है या डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास है तो वो ये सब डिस्क्लोज नहीं कर रहे। लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने क्रैश साइट से सैंपल इकट्ठे करने की हिम्मत दिखाई और उन्हें एनालाइज किया। जॉर्ज तो ऐसे ही बेस्ट लोगों से मिला। जेकस वाले जो कि इस फील्ड में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उसने 12 या उससे ज्यादा बहुत अहम किताबें लिखी हैं जो यूएफओस की तहकीक के तरीके को बदल चुकी हैं। डॉक्टर गैरी नॉलन ये एक मेडिकल डॉक्टर है और उन्होंने कई एडवांस मेडिकल डिवाइसेस के पेटेंट्स किए हैं। कुछ डिवाइसेस जो इंसानी बीमारियों को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो डिवाइसेस मटेरियल्स को एनालाइज करने में भी बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। इन दोनों से जॉर्ज मिला और कहा हमारे पास क्या है। जेकस ने कहा कि इस कम्युनिटी के अंदर क्रैश रिट्रीवल्स पर रिसर्च करने वालों का तरीका ये है कि वो सैंपल्स जमा करते हैं। जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें क्रैश रिट्रीवल्स के बारे में मिली है वो उन लोगों से मिली है जो अंदर के लोग हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूएस गवर्नमेंट और बाकी मुल्कों ने भी रिट्रीव की हैं। कहानी रॉसवेल से शुरू हुई थी। 1947 में यूएस आर्मी एयरफोर्स ने कहा कि उन्होंने एक फ्लाइंग सॉर्सर यानी एक उड़ने वाली डिस्क रिकवर की है। ये कहानी यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से नहीं आई थी बल्कि यूएस एयरफोर्स की तरफ से आई थी। उन्होंने एक रिलीज इशू की जिसमें कहा गया कि हमने एक क्रैश्ड सॉर्सर मिला है। यह हेडलाइन पूरी दुनिया में फैल गई और सिर्फ 24 घंटों के अंदर उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि नहीं ये क्रैश्ड सॉर्सर नहीं थी बल्कि एक वेदर बैलून था। ये होने के बाद मजीद डजन्स केसेस रिपोर्ट हुए जो कि रिलायबल विटनेसेस ने देखे। इसके बाद 1953 में किंगमैन एरिजोना पर कई यूएफओस देखे गए जो एक डॉग फाइट फॉर्मेशन में थे। इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ चीजें आसमान से गिर गई थी। एक मिलिट्री टीम वहां गई थी, दो उन्हें उठा के नवाडा की तरफ ले गई। इसके बाद एक केस डेल रियो टेक्सास में हुआ था। एक और केस केप गिरार्डो मिसूरी में था जिसके दर्जनों विटनेसेस हैं। फिर कैक्सबर्ग का केस है। अब तक हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या थे, लेकिन क्रैश होने के बाद जब उसके टुकड़े उठा के ले जाए गए, बाद में पब्लिक को बताया भी नहीं गया कि वो क्या था। अगर हमें वो सैंपल्स मिल जाए तो उसका मटेरियल को एनालाइज करके शायद हम कुछ बता सकें। इसके अलावा एक केस काउंसिल ब्लफ्स का है। 1970s के दरमियान काउंसिल ब्लफ्स में एक ऑब्जेक्ट देखा गया। लोग शाम के वक्त पार्क से गुजर रहे थे और उन्होंने आसमान में कुछ देखा। एक मोल्टन स्टेट में एक मैस जमीन पर गिरा। इस केस पर की गई इन्वेस्टिगेशन की गहराई बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी ने ये चेक किया कि आसपास कोई फाउंड्री थी जो इस लेवल पर मोल्टन मटेरियल प्रोड्यूस करके फील्ड्स में गिरा सकती हो, या ये एक मेटियोर था। मेटियोर जमीन पर मोल्टन ब्लॉब नहीं छोड़ता, वो एक इम्पैक्ट क्रेटर बनाता है। तो वहाँ पे कुछ था। विटनेसेस ने इसे देखा। इनके मटेरियल्स जो वहाँ छोड़ दिए गए। डॉक्टर नोलन और वेले का कहना है कि वो सैंपल्स हमारे हाथ लगने के चांसेस हो सकते हैं। ये मटेरियल्स मिल जाएं तो इसकी टेस्टिंग करके ये पता चल सकता है कि इसके कंस्ट्रक्शन कैसे की गई थी और ये कैसे उड़ती है, ये कैसे काम करती है, या ये वो सब कुछ कैसे कर रहा है जो यूएफओ कर सकता है। अगर ये साबित हो जाए कि एक जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में बनाई गई है तो हमें यकीन हो जाएगा कि हमने नहीं बनाई, क्योंकि हम में स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग करने की एबिलिटी नहीं है और ये असल में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आरओ के अगेंस्ट रिपोर्ट बना के उसमें अगर सबूत इंक्लूड करने हैं तो सबूत बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए। जब भी किसी यूएफओ क्रैश या यूएफओ क्रैश रिट्रीवल ऑपरेशन की कहानी होती है तो कुछ लोग सामने आकर ऐसी स्टोरीज बनाते हैं जिससे कि सब कुछ डीबंक हो जाए। अगर कोई एलियन टेक्नोलॉजी जमीन पर आई है और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने उसे कलेक्ट किया है तो बहुत कम लोगों ने उसको देखा होगा। अगर गवर्नमेंट फिगर आउट कर ले कि एलियन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है तो इसकी वर्थ खरबों डॉलर्स की होगी। ये दुनिया की इकोनॉमी को बदल कर रख देगी। काउंसिल ब्लफ्स आयोवा में द मिस्ट्री मेटल फॉल्स फ्रॉम द स्काई की खबर तो न्यूज़पेपर में भी आई थी। उसी इलाके के लोकल रिहायशी माइक और उसकी बीवी शाम के तकरीबन 7:45 पर पार्क से ड्राइव करते हुए गुजर रहे थे।
अचानक उन्होंने आसमान में एक ब्राइट लाल रोशनी को हवर होते हुए देखा। ये हिल नहीं रही थी और फिर अचानक एक और लाल गोला जो साइज में छोटा था इसके नीचे से गिर गया। ये सब माइक ने खुद देखा था। माइक इस बारे में बात करते हुए हमेशा से हिचकिचाता रहा था, लेकिन अब फाइनली वो बात करने को तैयार था। माइक जॉर्ज को उस जगह पे ले गया था जहाँ पे सब उसने देखा था। उसने बताया कि वो गाड़ी चला रहा था, उसने ऊपर देखा कि आसमान में से कुछ नीचे आ रहा है। पहले इसको लगा कि ये एक प्लेन है जो कि लैंड कर रहा है, लेकिन फिर इसने नोट किया कि वो एक डायरेक्शन पर उड़ने की बजाय वर्टिकली नीचे आ रहा था और इस जहाज की विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी जैसे विंग टिप्स पर होती है। ये सीधा नीचे आ रहा था और फिर ये गिर गया। फायर डिपार्टमेंट को बुलवाया गया क्योंकि इसने पूरी एक बैंक को आग लगा दी थी। आग जो थी वो लगभग 4 से 6 फीट की थी। जब फायर डिपार्टमेंट वाले आग बुझा के चले गए, ये वापस इसी जगह गया और वहाँ से पड़े हुए कुछ पीसेस उठा लिए। ये मेटल पीसेस बहुत हैवी थे, जले हुए थे। इसने बताया कि इसने इन टुकड़ों को 8 पाउंड के स्लेज हैमर से तोड़ने की कोशिश की है। इनके पीसेस को मोड़ नहीं पाया। ये उन्हें टॉर्च से काट नहीं सका, ये उन्हें ग्राइंड भी नहीं कर सका, ये इन्हें बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाया। ये टुकड़े वहाँ पर थे और ये मेल्ट नहीं हो रहे थे। ये दिखने में पत्थरों की तरह है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी है। जो मुझे लग रहा था कि लगभग 2 पाउंड का पीस होगा, वो असल में 10 से 15 पाउंड का था। ये सैंपल्स इसने जॉर्ज को दिए ताकि इसको एनालाइज किया जा सके कि ये क्या चीज है। ये सबूत एनालाइज तो होने ही थे, लेकिन साथ साथ जॉर्ज ने और लोगों से भी मुलाकात जारी रखी। ये एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर बेतरिस विलारोल से मिला। वो एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट और प्रोफेसर है और उन्होंने अभी एक माइंड ब्लोइंग रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जो लाइट्स एनॉमलीज के बारे में है। ये एनॉमलीज देखने में सैटेलाइट जैसी दिखती हैं, लेकिन ये उन वक्त में कैप्चर हुई थी जब इंसानों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। इनका पेपर ये कहता है कि शायद एक एडवांस सिविलाइजेशन ने कहीं गैलेक्सी के कोने कोने में मिलियन प्रॉप्स भेजे हों ताकि वो दूसरी सिविलाइजेशंस और इंटेलिजेंसेस को ढूंढ सकें। जो सैटेलाइट देखी गई थी वो इंसानों की नहीं थी। जॉर्ज ने बेतरिस से पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो प्रॉप्स कैप्चर हुए हैं वो एलियंस के थे? डॉक्टर बेतरिस ने कहा कि पैलोमर स्काई सर्वे ने प्लेट्स का एक कलेक्शन डिजिटाइज किया है। ये डिजिटाइज्ड प्लेट्स कोई भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। हम इन इमेजेस को डाउनलोड करते हैं और उन्हें आज के आसमान के इमेजेस के साथ कंपेयर करते हैं और इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि 9 सितारे हैं जो कि 30 साल पहले मौजूद थे, लेकिन 30 साल बाद जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें वहाँ नहीं मिलते। वो सितारे गायब हो गए हैं। इसकी कोई एस्ट्रोफिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना ही इसकी कोई ऑब्वियस इंस्ट्रूमेंटल एक्सप्लेनेशन है। डॉक्टर बेतरिस ने एक और एग्जांपल दी कि यहाँ 5 ट्रांजिएंट्स देखे जा सकते हैं। 1952 के हैं और बाद में ये गायब हो गए। ट्रांजिएंट्स उन क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स या फिनोमेनन को कहते हैं जो कि टेम्परेरीली नजर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जुलाई 1952 ये वही तारीख है जब वॉशिंगटन डीसी के ऊपर ओवरफ्लाइट्स हुए थे। जुलाई 1952 में यूएफओस 2 हफ्तों के लिए यूएस कैपिटल के ऊपर देखे गए थे। ये रडार पर डिटेक्ट भी हुए थे। पायलट्स ने इन्हें हवा में देखा भी था और फिर जेट्स भेजे गए थे उनका पीछा करने के लिए, लेकिन जैसे ही जेट्स इनके करीब पहुंचे ये चीजें फौरन उड़ के गायब हो गई। डॉक्टर बेतरिस ने एक और इमेज दिखाया। ये 19 जुलाई 1952 का है। वहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स थे और फिर वो गायब हो गए। वो सितारे कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने मुमकिन है हमारे प्लैनेट्स तक प्रॉप्स भेजे हों। इससे ये साबित होता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में हम अभी तक कितनी कम नॉलेज रखते हैं। जैसे हम दूर दूर के प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, शायद वो भी हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हों। और अगर ये मिसिंग स्टार्स आरओ को पेश किए जाएं तो आरओ इस एविडेंस को सैटेलाइट, स्टारलिंक या ड्रोन्स कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर कुछ है तो ये एक एडवांस स्पीशीज का वर्जन हो सकता है। आयोवा की स्टोरी में एक ट्विस्ट है। डेरिल लिविंगवुड ये बंदा सामने आया और इसने बताया कि सारी कहानी यूएफओ जल के नीचे जो गिरा था वो झूठी थी। असल में जो कुछ हुआ था वो इसने बताया। डेरिल ने बताया कि 1977 में उसने ये पूरी कहानी खुद बनाई थी। इसने कहा कि वो कॉलेज से वापस आ रहा था। ये सर्दियों का वक्त था और वो अपने 3 दोस्तों के साथ था। 2 दोस्त यूनियन पैसिफिक के लिए काम करते थे। उन्होंने डेरिल को डिवाइसेस दिए थे। उन्होंने ये डिवाइसेस का नाम चार्जेस बताया था, लेकिन असल में ये थर्मल वेल्डिंग डिवाइस थे और ये फास्फोरस और पाउडर से भरे होते हैं। इस डिवाइस के फ्यूज को जलाकर इसे इग्नाइट करना पड़ता है। ये एक फाउंटेन की तरह का होता है जो 4th of जुलाई पर जलाया जाता है। एक छोटी सी कोन जो कुछ मिनट्स तक स्पार्क्स निकालती है, लेकिन ये चीज 15 मिनट तक चली। इसने 30 फीट तक ऊपर तक स्पार्क्स उड़ाए। वो धुआं जो ऊपर गया था वो क्लियरली इतना ज्यादा फैल गया था कि लग रहा था जैसे एक यूएफओ हो। दिखने में लग रहा था कि यूएफओ नीचे आ रहा है।
जबकि असल में वो ऊपर जा रहा था। इसके दोस्त रेल रोड में काम करते थे और वो डिवाइसेस रेल रोड में ट्रैक्स को वेल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। डेरिल ने कहा कि हम बस कुछ बच्चे थे जो कि मस्ती कर रहे थे। सोचा जाए तो ये कहानी काफी क्रेडिबल थी, बहुत लॉजिकल थी, लेकिन डेरिल के पास कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं था जिसको देखा जा सके, लेकिन माइक के पास ये सबूत था। अब असल काम ये है कि जो माइक ने सैंपल्स दिए थे उसे उस थर्मल वेल्डेड डिवाइस के अंदर के मटेरियल के साथ कंपेयर करना है और देखना है कि क्या दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। ये सैंपल टेस्ट हुआ तो क्या हुआ, क्या डेरिल कोई कवर अप कर रहा था या सच कह रहा था, क्या माइक के पास यूएफओ के पीसेस हैं या वो अब तक थर्मल वेल्डेड डिवाइसेस को संभाल के रखे हुए था। ये कहानी अगली एपिसोड में खुलेगी। क्या तुम इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ।